हेलो दोस्तों, मैं हूँ नीलम कोठारी बडोनी और आज लाइव हिंदुस्तान में हमारे साथ हैं एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अपने दम पे अपनी पहचान बनाई। वो ना तो चुनौतीपूर्ण किरदारों से डरती हैं, ना लोगों की बातों से डरती हैं और ना ही उन किरदारों के कारण ट्रोल होने से डरती हैं। अपने अभिनय के लिए हर जगह वाहवाही पाने वाली स्वरा भास्कर। हेलो स्वरा, लाइव हिंदुस्तान पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म में लाने का। मैं बस देख रही थी अभी कि आपने जो फोटो लगाई है उसमें कितने अच्छे से बाल लग रहे हैं और यहाँ एकदम ही ऐसे लग रहा है कि अभी बिल्कुल एक घर ही बना के निकले हैं हम यहाँ पे। तो अभी लोग वो रिलेट कर पा रहे हैं कि स्वरा हम ही में से एक है, हमारी जैसी दिखती है। अभी वो सब नहीं है कि पर्दे वाली जो 4-4 घंटे मेकअप वाली, अभी हम रिलेट कर पा रहे हैं कि आप हम ही में से एक हैं, इसलिए अपनी ज्यादा अपनी लग रही हैं अभी। क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो कैसे लॉकडाउन बीता है स्वरा? आप क्या क्या कर रही हैं? मुंबई से दिल्ली चली गई हैं और काफी अच्छा मम्मी पापा के साथ समय बिता रही होंगी। जी बिल्कुल, मेरा लॉकडाउन एक्चुअली काफी एक्साइटिंग रहा है शुरू से ही, क्योंकि मैंने पहले 2 महीने मुंबई में बिताए थे जहाँ पे पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ कि मैं छोटे-छोटे जानवर जो हाँ। कहीं फंस गए थे या कहीं गिर गए थे, चिड़िया जो अपने घोंसले से गिर गई थी या बिल्ली या कुत्ते, वो सब मेरे पास ही आ रहे थे, मतलब अलग-अलग मतलब व्यथा की अवस्था में। तो मेरा एक रेस्क्यू मिशन चला पहले 2 महीने, जिसकी वजह से अब मेरे पास एक कुत्ता भी है, मतलब एक डॉग मेरा पेट, और एक छोटी सी बिल्ली भी है। तो पहले ये चला। उसके बाद मेरी माता जी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तो मैं एक्चुअली बाय रोड मुंबई से दिल्ली आई हूँ। सो वो भी एक एक्सपीरियंस रहा। और अब ऑफ कोर्स अपने मम्मी पापा के घर में किसे कोई शिकायत हो सकती है, तो मैं तो मजे कर रही हूँ अब दिल्ली में। दिल्ली आकर माइग्रेंट्स के साथ रिलीफ एफर्ट्स में जुड़ने का मौका मिला, वो भी बहुत बड़ा एक मेरे लिए अनुभव था, काफी कुछ सीखा मैंने। तो मेरा तो लॉकडाउन बड़ा अच्छा चल रहा है। मैंने डबिंग भी शुरू कर दी है यहाँ दिल्ली में अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, जिन्हें कंप्लीट करना था। और अब रस भरी तो खैर रिलीज हो ही गई है। लग रहा है आजीवन का रोजगार मिल गया है मुझे रस भरी समझाने में लोगों को। स्वराज, आपकी एक तो रस भरी का नाम इतना अलग है, जब मुझे पता चला तो मेरे मन में पहला क्या, स्वराग को क्या जरूरत है रस भरी करने की? तो आई एम श्योर कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके मन में पहली बार ये रस भरी जो है वो डबल मीनिंग साउंड करती है। आपके मन, जब आपको ये सब स्क्रिप्ट मिली तो आपके मन में क्या है? एक्चुअली जब मुझे ये स्क्रिप्ट मिली मेरे मन में एग्जैक्टली ये ख्याल था, क्योंकि हम तनवीर और मैं एक बहुत ही बोरिंग फंक्शन में बैठे हुए थे एंड ऐसी बात कर रहे थे कि क्या चल रहा है यार, क्या चल रहा है इस टाइप का। तो इसने कहा कि यार एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्क्रिप्ट है। उसने मुझे ऐसी विस्पर करते हुए, फुसफुसाते हुए उसने मुझे सिनॉप्सिस बता दिया। तो मैंने कहा यार इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन नाम क्या है शो का? एंड उन्होंने कहा कि रस भरी। एंड आई वाज लाइक ये तो ब्लू फिल्म का नाम लग रहा है तनवीर। एंड ही वाज लाइक नहीं नहीं यार, एक बार स्क्रिप्ट पढ़ ले। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी एंड मुझे एक्चुअली लगा कि हाँ यार, इसमें इसमें ऑफ कोर्स वो सारी यौनिकता और वो एक बिल्कुल ही टीचर और वो लो कट साड़ी के ब्लाउज और वो बैकलेस और ये सब है, लेकिन एक्चुअली कहानी उससे कितनी ज्यादा है। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और मैंने कहा कि हाँ यार चलो ये करते हैं, और क्यों नहीं, थोड़ा थोड़ा लोगों के साथ हमें चूटी भी काटते रहनी चाहिए ना अपने दर्शकों की। लेकिन ऐसी चूटी काटी कि कुछ दर्शकों ने तो आके एक लाफा ही मार दिया। तो ये सब तो होते रहता है। जी बिल्कुल। जैसे कि मैंने आपके इंट्रो में कहा था कि आप किसी भी किरदार से घबराती नहीं है और आप शायद बॉलीवुड में ऐसी पहली अभिनेत्री हैं जो किसी भी तरह का किरदार करने में कि हाँ मैं करूंगी, ये अलग है, ये थोड़ा सा चुनौती भरा है, मैं करूंगी, जिसकी वजह से आपको कई बार ट्रोल करते हैं लोग, बुरी भली बातें भी बोलते हैं। सर, इससे पहले भी वीरती वेडिंग में आपका एक सीन पे इतना हंगामा हुआ, उसके बाद नॉर्मल जो होते हैं तो वो बोलते कि नहीं बाबा अब मुझे किसी पंगे में नहीं पड़ना, लेकिन स्वरा नहीं मानी। तो वो क्या चीज है जो स्वरा को हमेशा पंगे लेने पे मजबूर करता है कि नहीं मैं तो करूंगी? वेल आई थिंक दैट यार मुझे कभी लगता नहीं कि मैं पंगा ले रही हूँ ना, क्योंकि मुझे लगता है कि जो नियत है वो तो समझ में आएगी ना दर्शकों को। तो मैं कभी रियलाइज ही नहीं करती कि ओहो ये होने वाला है पंगा, पर हो जाता है। पर रसभरी के साथ आई थिंक कि एक्चुअली मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि शानू का किरदार तो मुझे समझ आ रहा था कि चलो ये कैसे है और कैसे करना है। रसभरी कौन है ये औरत और कौन ऐसे बिहेव करता है। और मुझे लगता है कि अगर लाइफ में रसभरी मेरे सामने आ जाए मैं तो भाग जाऊंगी। आई विल लाइक भाई पता नहीं कौन है ये आंटी। तो वो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, बिकॉज आई वाज लाइक कि रसभरी एक्चुअली एक माइथोलॉजी है,
वो एक स्टीरियोटाइप है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि 18वीं सदी की तवायफ कैसी हुआ करती थी या 19वीं सदी की, क्योंकि कोई था नहीं वहां पे, है ना। तो हमने जो फिल्मों में देखा, जो सुना, जो कहानियां सुनी, वो करके हमने एक बना लिया कि वो अनारकली पहनते होंगे या ऐसे साड़ियां पहनते होंगे या ऐसे बोलते होंगे। लखनऊ है तो एक पुरविया सा एक उसमें थोड़ा सा एक हल्का वो होगा, क्योंकि जो भी ये लड़कियां होती होंगी इनको उठा के लाते होंगे, तो गांव की लड़कियां होती होंगी, यू नो, जो जो लग गई हाथ करके ऐसे लोगों के। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, फिर अभी स्टीरियोटाइप ही अगर प्ले करना है तो स्टीरियोटाइप को पूरा ले जाते हैं कि वो जो समाज के मन में एक ऐसी औरत के बारे में लगता है ना कि जिस्म की भूख और एक भूखी ऐसी महिला, तो मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार इसमें सिर्फ मतलब उसका ऐसा होना चाहिए कि वो सांस भी ले तो सेक्स लगे, अगर वो बोले भी। उसे एक बार फेमस लाइन है ना, रसबरी हमेशा बोलती है कि आओ मालिक आओ, तो ये लाइन ही ऐसी है कि, तो मुझे लगा कि चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी इस किरदार को कुछ देना चाहिए जो मजेदार है। तो हमने रसबरी को थोड़ा शरारती सा बनाया, और यू नो कि वो एक्चुअली स्मार्ट है, वो सारे मंत्र जानती है, वो हनुमान चालीसा जानती है, वो सब कुछ जानती है, वो जानती है कि लोग इसको भूत समझ रहे, मतलब आप समझ रहे हो। तो वो एक्चुअली खेल रही है जो स्क्रिप्ट में उनके साथ भी और हमारे साथ भी। एक बड़ा प्यारा सीन है जहाँ, आई डोंट नो आपने शो देखा है कि नहीं, जहाँ नंद को कहते हैं कि पकड़ लेते हैं नंद को और कहती है कि बउआ मुन्ना अब तुमको करना पड़ेगा जो हम कह रहे हैं, और क्या करवा रही है, पैर दबाने वाला जो है। मुझे बहुत अच्छा लगा वो, क्योंकि मुझे लगा अच्छा रिवर्सल है कि जो तवाइफें नवाबों के लिए करती थी वो इससे करवा रही है कि मुझे फल खिलाओ, मेरे पैर दबाओ, सेवा करो मेरी। बट आई थिंक कि पंगे वाली बात जो आपने कही, मुझे लगता है कि यार देखिए, मेरा काम एक एक्टर होने के प्रति, आप लोगों के प्रति मेरी एक जिम्मेदारी है, और वो ये कि मैं अपना जो किरदार है वो बेहतरीन से बेहतरीन करूं, ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन आर्ट देखने को मिले और एक रस की उत्पत्ति हो, जो पूरा नवरस का कॉन्सेप्ट है, राइट, कि एक नायिका या जो है उसका क्या काम है करना। दूसरा ये है कि मेरी एक जिम्मेदारी अपने प्रति है कलाकार होने के नाते, और वो ये है कि मैं अपने हर किरदार के साथ कुछ सीखूं, ग्रो करूं, थोड़ा मेरा अपना विकास हो एक कलाकार होने के नाते। और वो तभी होगा जब मैं वो चीजें कर रही हूँ जो अलग हैं, जो नई हैं, जो पहले मैं नहीं कर चुकी हूँ। तो अगर मैं सेम चीज बार बार करती रहूं तो मैं क्या सीखूंगी, मैं कुछ नहीं सीखूंगी। एंड इन फैक्ट मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग वो किरदार हैं जो पढ़ते ही मुझे लगे कि यार डर लगे कि यार ये कैसे करूंगी मैं। जैसे ही मुझे डर लगे ना, और मेरे मन में ये ख्याल आए कि ये कैसे करूंगी मैं, फिर मैं पक्का वो कर रही हूँ, क्योंकि आई एम लाइक नहीं, ये तो अब करना है, क्योंकि तुम सीखोगी कैसे। तो ये मेरे साथ नीलबटे सन्नाटा में हुआ, ये मेरे साथ अनारकली में हुआ, ये मेरे साथ वीरे दी वेडिंग में हुआ, बिकॉज़ आई वाज लाइक वो ये सीन कैसे होगा यार, एंड आई वाज लाइक यही रोल करना है। एंड ये मेरे साथ रसभरी में भी हुआ है। सो आई एम एक्चुअली जो आप कह रहे हैं मेरे लिए वो उल्टा है कि अगर डर लगे जिस चीज से, वो चीज तो पक्का करना है। इसका एक रीजन ये तो नहीं कि आप किरदार में इतना घुस जाती हैं या फिर इतने अच्छे से उसे करती हैं कि लोगों को लगता है कि यार ये सच्ची में ऐसी होगी, तभी इतना मतलब सच यकीन आ जा रहा है उसे। बट प्लीज यार कोई बात है, मतलब कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए ना। किसका जीवन इतना रसभरी है मुझे बताओ। मेरा जीवन तो बहुत ही नीरस भरी है, बहुत ही बोरिंग, और बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह मैं घर पे बैठे रहती हूँ अपने मम्मी पापा के साथ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं वापस स्कूल में हूँ, कि 10 साल बॉम्बे में रहने के बाद अब मैं वापस घर पे आ गई हूँ। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल स्कूल में जैसे थे वैसा ही वाला हाल है। पर नहीं यार, मुझे इसमें ना ऑनेस्टली मैम ये लगता है कि इसमें थोड़ा सा ना उसको क्या कहते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बड़ा वर्ड है, लेकिन देखिए कभी भी अमरीश पुरी को बोला था कि यार आप फिल्मों में बलात्कार करते हो या मर्डर करते हो या विलन होते हो, आप असली जिंदगी में भी ऐसे हो, कैसा लगता है आपको, क्यों करते हो? कोई नहीं पूछता। रंजीत सर से किसी ने पूछा था कि आप बलात्कार करते रहते हो फिल्मों में, या प्रेम चोपड़ा जी से कि आप ऐसे रोल करते हो, तो आप असली जिंदगी में क्या इज्जत करते हो औरतों की? 2 झापड़ मारते हो, है ना। कोई नहीं पूछेगा उनसे ये, क्योंकि हम कभी अभिनेता जो करता है उससे हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अभिनेता चाहे अच्छा लव सीन करे, चाहे सेक्स का सीन करे, चाहे वो मर्डर करे, रेप करे, कुछ भी करे, उनके लिए हमको समझ में आता है कि कला और यथार्थ के बीच में क्या फर्क है। लेकिन अभिनेत्री अगर कुछ भी करे तो लगता है कि अरे ये तो असली जिंदगी में भी ऐसी होगी, इसका तो चरित्र ही ऐसा होगा, ये तो रसभरी है, ये तो बायोपिक बना रही है अपना खुद। मतलब हेलो, कभी कभी दिमाग भी लगा लिया करो यार अपना, मतलब हम भी एक्टर ही है।
बिल्कुल, बिल्कुल। स्वरा आपने एक बार मुंबई में कहा मुझसे कि ये जो ट्विटर है ना, ये आपकी लाइफ़ का सबसे बड़ा कलेश है और इवन आपके फैमिली वाले भी इससे बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन अभी तो आप घर पे हैं, उनसे बच भी नहीं सकती या फ़ोन अवॉइड नहीं कर सकती। तो अभी जिस तरह का चल रहा है स्वरा के लिए जो ट्रोलिंग और ये सब, क्या वो आपसे बोल रहे हैं या फिर परेशान हो रहे हैं आपके लिए? बेटी के लिए आई एम श्योर कंसर्न होता होगा। ऑफ कोर्स मेरे माँ-बाप एक्चुअली बेचारे बड़े परेशान रहते हैं मेरे ट्विटर अकाउंट से, और मैंने एक्चुअली उनको बोला हुआ है कि एक बार मेरी मम्मी ना एक बार ये ऐसा हुआ था कि कुछ पता नहीं क्या हुआ था, और यूजुअल ऐसे गालियाँ-वालियाँ पड़ रही थी। अब हम तो थोड़े ऐसे मोटी चमड़ी के हो गए इस चीज़ को लेकर, क्योंकि हमें पता है कि क्या है। लेकिन मम्मी मेरी रोने लगी और मुझे रोते हुए फ़ोन कर रही है कि ये देखो क्या लिखा है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं लोग ये वो। मैंने कहा मम्मी आप पढ़ क्यों रहे हो? आपको किसने कहा है वो सब पढ़ने के लिए? मैंने इतनी बार बोला हुआ है कि कमेंट्स मत पढ़ो। तो उन्होंने कहा नहीं लेकिन मुझे दिख गया। मैंने कहा दिख कैसे जाता है? स्क्रॉल कर रहे हो आप नीचे इसलिए दिख रहा है। नहीं मुझे दिख गया, रो रही है। मैंने उन्हें बोला कि आप नहीं पढ़ोगे दोबारा, और अगर आपने पढ़ा मैं ब्लॉक कर दूंगी आपको अपने सारे अकाउंट से। तो फिर ना वो डर गई, तो तब से वो नहीं पढ़ रही है। लेकिन उन्हें बुरा लगता है यार, पापा को भी बुरा लगता है। अब तो मेरे बेचारे पिताजी सोचो फौज में थे, नेवी से रिटायर हुए हैं, इतने रिस्पॉन्सिबल अफसर रहे हैं, इतने मतलब उन्होंने इंडो यूएस न्यूक्लियर डील पे वो कमिटी पे थे एडवाइजरी, मतलब इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर की चीजों पे इन्वॉल्व रहे हैं वो। और उनके अब चूंकि मैं हूं तो मेरे को गाली देने के चक्कर में वो पिताजी को भी देना शुरू कर देते हैं। तो वो बेचारा मुझे बहुत बुरा लगता है कि अब एक ऐसा शख्स जिसने अपने जीवन के मतलब 50 साल लगा दिए फौज में, और उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं जो भक्त हैं और जो ट्रोल हैं। लेकिन फिर उन्होंने मतलब खैर अब इसमें तो क्या ही कह सकते हैं। तो ये मैं अक्सर अपने माँ बाप से माफी मांगती हूँ कि सॉरी मेरी वजह से, सॉरी आपको ये सब देखना पड़ा। लेकिन वो भी काफी जुझारू हैं दोनों। और अल्टीमेटली देखिए मेन चीज ये ना कि मैं ट्विटर पे जिन चीजों पे राय रखती हूँ मैं ऐसे ही नहीं रख रही हूँ, मेरा विश्वास है इसलिए मैं कहती हूँ। और वो जो संस्कार हैं और वो जो मूल्य हैं, वो जो प्रिंसिपल्स हैं, वो मेरे माँ बाप के ही दिए हुए हैं। तो ऑब्वियसली वो भी उन चीजों में बिलीव करते हैं। तो अगर मैं जैसे हमारे देश के संविधान के लिए खड़ी हूँ, तो दैट्स बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया है कि वो हमारा संविधान सही है, वो चीज उस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये हमारे देश का मूल्य है, हमारे देश का आधार है। तो वो ऑब्वियसली सो दे ऑफ कोर्स लकीली मतलब मुझे उन्हें कन्विंस नहीं करना पड़ता कि मैं क्या कह रही हूँ, वो समझते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। तो ये एक अच्छी चीज है। पर स्वरा क्योंकि वो इंडस्ट्री से नहीं है, एक नॉर्मल बैकग्राउंड से है। इवन मैंने एक दो बार जब इस तरह की स्टोरी की तो माय फादर रियलिंग नहीं कि ये क्या कर रही है, मुंबई में रहती है, तुझे ये डर नहीं है, ये नहीं होनी। आई एम श्योर वो भी आप बेटी अकेली रह रही है, मुंबई में रह रही है, तो थोड़ा सा कंसर्न तभी कहते हैं बेटा ये नहीं मत ऑफ कर। कोर्स वो बहुत डरे हुए रहते हैं। और मेरे मम्मी का तो मेरा तो मतलब वो बहुत ही परेशान रहते हैं, ये तो है। और मेरी माँ हमेशा बोलती रहती है कि मत बोलो कुछ मत बोलो। कभी कभी पापा का मैसेज आता है मुझे, आज इंडिया में ये हुआ है, प्लीज कुछ मत लिखना ट्विटर पे। तो ऐसे एक अलग ही तरीके का न्यूज़पेपर है ये एक न्यूज सर्विस अलग मिल रहा है मुझे पापा से। तो नहीं लिखा पापा अभी तक। सुबह का पहला मैसेज 7:30 बजे सुबह पापा का मैसेज। तो ये तो ऑफ कोर्स चलते रहता है। माँ बाप हैं वो तो कंसर्न रहेंगे ही, बट ऑल्सो जब एक्चुअली कुछ सही में बड़ा हो जाता है भसड़, तो वो हमेशा ये भी बोलते हैं कि तुम डरो मत, हम हैं खड़े हुए तुम्हारे पीछे। मतलब मेरा मैं टच वुड मेरी फैमिली का फुल सपोर्ट है मेरे पीछे। तो उस चीज से मैं इसलिए थोड़ी स्टेबल रह पा रही हूँ लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल सर, आजकल मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, हर जगह लोग बातें कर रहे हैं, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह की ये ट्रोलबाजी हो रही है, किसी लड़की को आप इस तरह की बातें लिखते, कहीं ना कहीं हम ह्यूमन बीइंग है, हमें बुरा लगता है। वो सब चीजें भी तो आपके मेंटल में आती हैं, तो आप उससे ये तो सबसे बड़ा दोगलापन है ये सारे ट्रोल्स का, कि ओहो एक तरफ तो बड़ी मेंटल हेल्थ की बातें कर रहे हो, दूसरी तरफ आके मुझे गालियां दे रहे हो डेली बेसिस पे। तो ये तो आई मीन ऑफ कोर्स आई थिंक कि इससे बड़ा दोगलापन हो नहीं सकता। तो जो लोग ज्ञान देना चाहते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, सबसे पहले तो मैं उन्हें ये पूछना चाहूंगी कि आप जरा अपना टाइमलाइन चेक कर लीजिए कि कितने लोगों को आपने मेंटल स्ट्रेस दिया है। पहले ये तो देख लो, और पहले वो करना तो बंद कर लो। आई थिंक मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ऑफ कोर्स जरूरी है समझना कि मेंटल हेल्थ क्या है, और उसका मतलब उसके क्या मुद्दे हैं और उसकी क्या असलियत है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आई थिंक ऑल्सो यार जिस बेसिक लेवल पे एक दूसरे के साथ शराफत से पेश आना, मतलब शराफत हमारे समाज में अब इतनी कम दिखने वाली चीज है। मतलब वो शराफत ईद का चांद हो गई कि बस वो साल में एक बार दिखेगी, ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब बेसिक रिस्पेक्ट और बेसिक
काइंडनेस, एक हम्म, संवेदना जो होती है बेसिक इंसानी रूप में, वो तो कम से कम हमें मेंटेन करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो रसभरी के लिए आप तैयार थी कि इस तरह की चीजें होंगी, जैसे प्रसून जोशी जी ने भी लिखा, बाकी लोग भी कह रहे हैं, इवन अभी कल ही मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी कि इसको हटाया जा रहा है, वेब सीरीज हटाई जा रही है, इस तरह के र्यूमर जो चल रहे हैं, तो स्वरा तैयार थी अंदर से इन सब चीजों के लिए? नहीं, वो तो खैर वो रूमर्स तो फेक है, मतलब ज्यादातर जो चीजें आप सुन रहे हैं वो तो सारी फेक ही हैं। हम्म, रेटिंग्स जो थे वो सारे फेक थे, वो Amazon का एक फेक अकाउंट बना के कि 5000 हाँ, रीट्वीट करो तो हटा देंगे, वो भी फेक पाया गया। फिर अब फैक्ट चेकर्स जो हैं वो राजनीतिक चीजें छोड़ के मेरी फैक्ट चेकिंग कर रहे हैं, मेरे बारे में जो न्यूज है उसकी, मतलब हद हाल है एकदम ही। प्रसून सर का तो जो कमेंट था वो ऑब्वियसली मैंने तो कतई एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि और वो ये इसलिए कि मैं प्रसून सर की बहुत इज्जत करती हूँ। मुझे लगता है कि वो हमारे सबसे बेहतरीन लेखकों में से हैं इस देश के। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन्हें समझ नहीं आया होगा सीन क्या है। मैं विश्वास ही नहीं कर सकती कि वो गलत समझ गए, क्योंकि उस इतना समझदार आदमी गलत तो नहीं समझ सकता है। तो ये तो मैं विश्वास ही नहीं कर सकती कि उन्हें समझ नहीं आया सीन क्या था। पर खैर नहीं, मुझे नहीं लगा था कि इतना इतना शिद्दत से और इतना वक्त दे के मेरे इस छोटे से वेब शो को इतना हाइप देंगे। नहीं, ये नहीं सोचा था मैंने, लेकिन अच्छा ही हुआ उन्होंने किया, क्योंकि मतलब जिस दिन रसभरी रिलीज हुई 2 दिन के लिए ट्रेंड कर रही थी इन्हीं की बदौलत, और सबने सुन लिया है। मतलब आप सोशल मीडिया पे बिना रसभरी के बारे में जाने सुने रह नहीं सकते हैं। सो ये एक्चुअली हमारे लिए अच्छी बात है। जी सर, आप बहुत बेबाकी से अपनी बात करती हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, लेकिन इंडस्ट्री में जिस तरह से लोग होते हैं कि नहीं ये नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, एक हमेशा शुगर कोट करके चलते हैं। आप जिस तरह से बात करती हैं कि आपको नुकसान होता है, लोग कहते हैं कि नहीं भैया ये इस लड़की से दूर ही रहो, ये कब बैंड बजा दे पता नहीं इसका। ऐसा होता है या फिर हुआ है नहीं कभी? नहीं, मतलब मेरे मुंह पे तो ऑब्वियसली किसी ने नहीं बोला, और मैं ऐसा बैंड बजाने की कोई बात नहीं। मेरा बहुत सिंपल है यार, आप मेरे साथ तमीज से पेश आइए, मैं आपसे तमीज से पेश आऊंगी। आप मुझे गाली दीजिए या झूठा इल्जाम लगाइए, तो भाई ऑब्वियसली इंसान अपने अपने आप के लिए तो खड़ा होगा ही ना। खास करके ये ऐसे दौर में जहाँ पे इतना फेक न्यूज का चलन है, और कोई भी मीम, मतलब हमारी शक्लें लगा के आप कुछ भी लिख दीजिए मीम में और लोग विश्वास कर लेते हैं। अपना दिमाग भी नहीं लगाएंगे, मतलब इतना भी नहीं कि खुद ही सोच लें कि भाई इसका सोर्स चेक कर लें, कहाँ से आया है, क्या दिक्कत है। तो ये तो मेरे साथ ये तो नहीं हुआ है। मतलब यार, आई एम वेरी नाइस टू एवरीवन। मैं एक अच्छी लड़की हूँ, मैं एक तमीजदार सभ्य लड़की हूँ, और मैं तमीज से पेश आती हूँ लोगों से। बट ये जरूर है कि मेरे को कंट्रोवर्सीज की वजह से कई लोगों ने कहा है कि अरे यार स्वरा के साथ तो बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है, ये वो। तो ऑफ कोर्स मतलब काम छूटा है, और ये सब तो हुआ ही है। मुझे डायरेक्टली नहीं बोला है, बट मेरे शुभचिंतकों ने बोला है आके कि अरे आप आप थोड़ा देखो ना, लोग डर रहे हैं आपसे कि आपके साथ तो हमेशा कुछ कंट्रोवर्सी लगी रहती है। ये एक वो तो है, और यही तो ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं ना, क्योंकि हर काम जब आपका आए तो उसको इस तरीके से अटैक करने का एक ही मतलब है ना, कि वो चाह रहे हैं कि आपके रोजगार पे चोट पड़े। कोशिश तो यही है ना, वरना क्यों कोई ऐसा शो को उठा के इतना हंगामा खड़ा करेगा। कोशिश ये है कि वो आपको आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, कि वो आपके रोजगार पे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही एक जो एक्चुअली बहुत ही मैं कहूंगी काफी खतरनाक किस्म का पूरा खेल है ऑफ कोर्स। पर अब क्या कर सकते हैं यार, अगर आप ऐसा समाज बन जाएंगे जो लोगों को राय रखने के लिए सजा देगा, तो फिर तो कोई नहीं बचेगा। एक दिन तो फिर सबके घर पे आएगी ये चोट और ये मार। आजकल जिस तरह की इंडस्ट्री दो खेमों में बटी हुई है, एक तरफ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ जो लोग हैं जो आउटसाइडर हैं, तो आप क्या कहेंगी इन सब पे? क्योंकि आप तो आउटसाइडर हैं, आपने भी बहुत स्ट्रगल किया है, इवन अभी भी खुद को साबित करने के लिए बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगी ना? सुशांत की सुसाइड के बाद जिस तरीके से ये बहस एकदम से चरम सीमा पे पहुंच गई। देखिए, मैंने बार बार कहा है कि सुशांत का सुसाइड एक बहुत ही दुखद घटना है सबके लिए, हम सबके लिए, इंडस्ट्री के लिए, ऑडियंसेस के लिए, कॉलीग्स जो उसके थे उनके लिए। और मेरे लिए आई थिंक सबसे बड़े दुख की बात है कि मैं सुशांत को बिल्कुल जानती नहीं थी। तो मुझे ये बड़ा बुरा लगा कि यार मेरे को कभी मौका ही नहीं मिला इससे मिलने का, इसके साथ काम करने का। और मैं जानती नहीं थी कि उसे
किताबों में इंटरेस्ट है, साइंस में इंटरेस्ट है, इतनी सारी चीजें। मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मैं इसको जान सकती थी, काश मैं इसकी दोस्त बन सकती थी। दिल बेचारा का ट्रेलर देख के तो मैं 2-3 बार देखा ट्रेलर, और मैं बस बैठ के रो रही थी, जो कि आई थिंक कई सारे लोगों को भी ऐसा लगा वो ट्रेलर देख के। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि सुशांत की दुखद मौत को एक को इस्तेमाल करना अपनी रोटी सेकने के लिए, ये गलत चीज है। सुशांत की मौत सुशांत के बारे में है, और हमें इस घड़ी पे उसको याद करना चाहिए, उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि एक तमाशा खड़ा करना चाहिए उसकी मौत के इर्द गिर्द, और ना कि अपनी रोटी सेकनी चाहिए और अपने तू मैं शुरू कर देनी चाहिए। नेपोटिज्म का जहां तक लेना देना है, ऑफ कोर्स नेपोटिज्म है, इससे किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि आपको नेपोटिज्म एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। मतलब वो जो है वो इंडस्ट्री जिस तरीके से उसके शुरुआती दौर से जो बनी है, जिस तरीके से, उसकी वजह से नेपोटिज्म आया है, जो कि बेसिकली ये है कि हमारी इंडस्ट्री को, मैं बार बार ये बोलती हूँ कि इंडस्ट्री को लोन नहीं मिलता था फिल्म बनाने के लिए। 2000 में बैंक लोन सैंक्शन हुए, इंडस्ट्री स्टेटस 2000 में मिला है। मतलब 1913 जब पहली फिल्म बनी से लेकर 2000 तक प्रोड्यूसर जो है खुद अपना निजी पैसा घर गिरवी रख के, गहने गिरवी रख के, या लोन अपने नाम पे उठा के फिल्में बना रहे थे। इसलिए अंडरवर्ल्ड का भी प्रवेश हुआ। अंडरवर्ल्ड फाइनेंसर के रूप में आई थी इंडस्ट्री में, है ना। तो ये स्ट्रक्चर जब हम समझेंगे तो हम समझेंगे कि जब सब कुछ इतना दाव पे आप लगाओगे, तो फिर आप उसकी कमाई और उस सारी चीज को घर में रखना चाहोगे अपने जाने माने लोगों के हाथ में, अपने विश्वसनीय लोग पात्रों के साथ, है ना। इसलिए आप ज्यादातर काम अपने भाई, अपने भतीजे, अपने बेटे, अपने भाई भतीजावाद इसलिए शुरू होता है क्योंकि वो स्ट्रक्चर आपने ऐसे कर दिया है। ये पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए भारत में स्टार सिस्टम जो है, ये स्टार सिस्टम बनाया किसने है? ये तो हमने बनाया ना, ऑडियंस ने बनाया है ना। हमें चाहिए हीरो और हीरोइन, हमें चाहिए लोग पूजने के लिए। हमारे अंदर इतनी भक्ति भरी और इतनी श्रद्धा भावना है कि हमें चाहिए लोग जिनको हम बना दें एकदम हीरो और हीरोइन, और फिर उनकी पूजा करें। तो ये स्टार सिस्टम में ऑडियंस का भी कंट्रीब्यूशन है। और मैं बार बार बोलती हूँ आपको कि आपको अगर नेपोटिज्म को तोड़ना है, और आपको अगर आउटसाइडर इनसाइडर का जो भी डिबेट है, आपको हमसे इतनी हमदर्दी है, तो हमारी फिल्में थिएटर में देखिए ना। सिंपल सी बात है ना। क्योंकि स्टार बना कौन रहा है? स्टार हम लोग बना रहे हैं, ऑडियंस बना रही है। सुशांत की सोन चिड़िया को अगर लोग थिएटर में देखते तो वो फ्लॉप नहीं होती ना। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। एंड ऑल्सो सुशांत को ना, आई थिंक कि ये जो लोग सुशांत को स्ट्रगलर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत दिक्कत में था, स्ट्रगलर था, फेलियर था। सुशांत फेलियर नहीं था, सुशांत स्ट्रगलर भी नहीं था। सुशांत बहुत बड़ी सफलता की कहानी है, हमें याद रखना चाहिए। उसने 10 फिल्में जो करी, उसमें से 6 हिट है, और उसकी आखिरी फिल्म धोनी 100 करोड़ पार की फिल्म है, छिछोरे 200 करोड़ पार की फिल्म है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे। तो आप अपने मतलब के लिए सुशांत को फेलियर बता रहे हैं, आप उसका स्तर गिरा रहे हैं। कितनी गलत बात है ये, आप समझ रहे हैं? तो मुझे लगता है इन चीजों के बारे में भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और अपने इमोशंस का गलत इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। सुशांत एक बहुत ही खास कलाकार थे, और उनकी मौत मतलब बहुत ही दुखी, मतलब मुझे तो ऐसे लगता है कि एक दिया बुझ गया जिसको बहुत दिनों तक जलना था। बिल्कुल। तो दैट्स वेरी सैड। तो इसके लिए सोनम को बाकी एक्टर्स को जो ड्रैग किया गया, सोनम तो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, उनको जिस तरीके से लोगों ने उनके लिए बातें की, उनके हस्बैंड ने नहीं छोड़ा, इस पे आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये वही मैं आपको कह रही हूँ ना कि ये बहुत छिछली और बेकार बातें हैं। जब आपको इतना नेपोटिज्म में अगर कंसर्न है, तो आप स्टडी करिए हमारी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर और समझिए कहाँ से आया है ये लोग कहाँ पैदा हुए हैं, उसमें उनकी वो क्या कर सकते हैं। आपकी पैदाइश तो एक भगवान की देन है यार, वो एक एक्सीडेंट है, वो एक्चुअली एक एक्सीडेंट है। वो गलती से कोई कहीं पैदा हो जाता है, कोई कहीं पैदा हो जाता है, उसके मतलब उस पे क्या बखेड़ा खड़ा करने का कोई मतलब ही नहीं है। आपको इंडिविजुअल लोगों को विलन बनाने से कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको इतना कंसर्न है तो आप स्ट्रक्चर स्टडी करिए, करके समझिए। और दूसरी चीज मोस्ट सिंपल, आप मीडिया में हैं, आप नए एक्टर्स से बात करिए, आप हमको दीजिए प्राइम टाइम स्लॉट्स, आप हमें दीजिए इंटरव्यू स्पेस, आप हमें छापिए फ्रंट पेज पर, आप हमें बिना मीडिया नेट के दीजिए। क्यों हर अखबार में मीडिया नेट चालू हो गया है?
है ना। तो ये सारी स्ट्रक्चरल चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए। और दूसरी चीज मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, हम जो आउटसाइडर्स हैं, हमारे बॉक्स ऑफिस के कलेक्शंस देखिए, ठीक है। इरफान सर की कारमा का कलेक्शन, सुशांत सिंह राजपूत की सोनचिड़िया का कलेक्शन, नवाज की मोतीचूर का लड्डू का कलेक्शन, स्वरा भास्कर की अनारकली वारा का कलेक्शन, ऋचा चड्ढा की आर्टिकल 375 का कलेक्शन, या जो भी है। और आप धड़क का कलेक्शन देखिए, हीरोपंती का कलेक्शन देखिए बॉक्स ऑफिस, स्टूडेंट ऑफ द ईयर का कलेक्शन देखिए बॉक्स ऑफिस। कौन देख रहा है ये फिल्में? कौन जिज्ञासु है और जानना चाहता है कि श्रीदेवी की बेटी कैसी लगेगी? हम तो नहीं है, है ना। ऑडियंस के अंदर ये जो जिज्ञासा है कि अरे ये स्टार चाइल्ड कैसा है, ये स्टार चाइल्ड कैसी है, ये अनिल कपूर की बेटी कैसी है, या शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी कैसी है, या ये अपना और जो भी है उनकी बेटी कैसी है। आप ही बना रहे हो बड़े बड़े स्टार उन लोगों को। आप हमारे अंदर जिज्ञासा रखो, हमारी फिल्म में देखो, हम बन जाएंगे बड़े स्टार। मैं ये नहीं कह रही नेपोटिज्म एग्जिस्ट नहीं करता, आप समझ रही है। मैं कह रही हूँ कि इसको डिसमेंटल करने का तरीका क्या है? तरीका ये है, तरीका आर्थिक है। तो करण जौहर को गाली देके और इन लोगों को गाली देके कोई मतलब नहीं है। जो आदमी हिट है करण जौहर, उनके साथ काम करेंगे। अब वो आयुष्मान के साथ काम करेंगे, वो कार्तिक आर्यन के साथ काम करेंगे, वो विकी कौशल के साथ काम करेंगे। कार्तिक आर्यन भी आउटसाइडर ही है, आयुष्मान भी आउटसाइडर ही है। तो मतलब बहुत सिंपल लॉजिक है इंडस्ट्री का, जो हिट है वो फिट है। आपको जिसके साथ हमदर्दी उन्हें हिट बना दीजिए, वो फिट हो जाएगा, सिंपल। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से ये सार्वजनिक मंचों पे मजाक बनाने और बुली बनाने की भी जैसे वीडियोस आपने भी देखे होंगे, सुशांत की किस तरह से उन्हें बुली किया जा रहा है, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या फिर किसी ने मजाक में किया, इंटेंशनली दिल दुखाने के लिए ना किया हो? नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि ये जो क्लिप्स हैं, जो बेबुनियाद आप यहाँ बिना संदर्भ के क्लिप उठा के ये वो करते रहते हैं, अरे भैया एडिटिंग करके आप कुछ भी लगा दीजिए तो बुरा ही लगेगा वो, है ना। अब किसी चैट शो में, किसी बेवकूफी भरे गेम में आलिया ने कुछ ऐसा ही सा जवाब दे दिया। अच्छा, उसके बाद उसने सॉरी सुशांत ऐसे प्यार से मजाक में ये भी कहा, वो किसी को सुनाई नहीं दे रहा, वो किसी क्लिप में आप नहीं रख रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली वो सीरियस चीज नहीं है, वो मजाकिया सा गेम है। और सुशांत इतने मुझे नहीं लगता सुशांत इतने तंग सोच के थे कि वो इस चीज को दिल पे लगा लेंगे। मतलब वो एक खुद अपने आप में बहुत बड़ा स्टार था। तो आई थिंक कि देखिए, बात समझिए, मैं ये कह रही हूँ कि इंडस्ट्री लाख बुरी हो सकती है, करण जौहर लाख बुरे हो सकते हैं मेरी बला से, मुझे नहीं पता, लेकिन वो कातिल नहीं है, ठीक है ना। आलिया लाख नखरे वाली हो सकती है, लेकिन वो कातिल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज समझनी जरूरी है। जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं इन लोगों पे, वो बहुत ही ज्यादा गलत है और बेबुनियाद है मेरे हिसाब से। बट बाकी ऑफ कोर्स पुलिस अपनी छानबीन कर रही है, तो आई एम श्योर वो तो उनको पता चल जाएगा। तो आप भी ऐसी फैमिली से आती है जहाँ पे सब पढ़े लिखे हैं, आप खुद इवन बहुत बुक्स पढ़ती हैं, बहुत चीजों का नॉलेज है आपको। सुशांत के साथ भी ऐसा था कि बहुत सारी बातें ऐसे करते थे कि लोग बोर हो जाते थे। आपसे भी लोग बोर होते हैं कि यार कहाँ की बातें करने लगी, पॉलिटिक्स की बात, हिस्ट्री की बात, कहाँ की बात? हाँ, अक्सर ऐसे होता है कि मतलब लोग जो, खैर मैं उन लोगों से वो बातें नहीं करती हूँ जो मुझे पता है कि जिन्हें रुचि नहीं है उसमें। पर ये जरूर अक्सर हुआ है। एक बार मुझे याद है, हम लोग नीलबटे सन्नाटा का शूट कर रहे थे और गाजा फिलिस्तीन में गाजा में अटैक हुआ था इजराइल का, और मैं 2010 में गाजा गई थी एक एनजीओ के साथ। हम लोग मेडिकल एड सप्लाई कर रहे थे। ये मैं बॉम्बे आने के शायद पहले की बात है। और मेरे दोस्त जो थे वो गाजा में थे, तो बॉम्ब गिर रहे, तो मैं मैसेज कर रही थी कि यार तुम लोग ठीक हो, ये वो, और उनका रिप्लाई आ रहा है कि नहीं, हमारे इलाके में बॉम्बिंग नहीं हुई है, लेकिन आवाजें आ रही हैं, हम सुन सकते हैं वो F-16 को आकाश में ये वो। तो ना मैं रोने लगी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि यार ये मतलब ये बिजार कि मैं यहाँ उत्तर प्रदेश में शूट कर रही हूँ, वहां पे वो गाजा में बॉम्ब, मतलब मेरे खुद के दोस्त में अभी बात कर रही हूँ, मुझे पता नहीं क्या होगा। तो मैं रोने लगी। तो ना वो जो प्रोडक्शन मैनेजर थे या पता नहीं कौन था, वो आया कोई, उन्होंने कहा कि मैम क्या हुआ, आप ठीक हैं, सब ठीक है क्या, कोई दिक्कत है क्या? तो मैं रो रही हूँ, गाजा में बॉम्ब गिर रहे हैं, गाजा में बॉम्ब गिर रहे हैं। तो उसे ना समझ ही नहीं आया, उसने कहा कि क्या गाजर मंगाओ यार, जरा गाजर मंगाओ, भेजो लड़के को। तो मतलब मैंने कहा नहीं सर कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं पानी वानी पिया, दिलाया, नींबू पानी पिया,
एंड तो मुझे लगा वो बेचारे सोच रहे होंगे कि भाई कौन है ये औरत और क्या है ये इशू। तो ये कभी कभी ऑफकोर्स होता है, लेकिन ज्यादातर लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि ऐसा है नहीं कि ये जो एक हमारी इंडस्ट्री में के बारे में ये अब ना बॉलीवुड को हर चीज में विलन बनाया जा रहा है। ये एक आसान सा हो गया कि भैया किसी को गाली देना नहीं मिल रहा तो बॉलीवुड को गाली दो, कि भारत का हर कुछ भी गड़बड़ चल रहा है बॉलीवुड को पहले गाली दे दो, कि ये श्रमिक घर चल के जा रहे हैं श्रमिक, तो पहले बॉलीवुड को गाली दो कि बॉलीवुड कहाँ है, बॉलीवुड ने क्यों नहीं डोनेट किया। बॉलीवुड देश नहीं चलाता है। खैर, बट आई थिंक दैट बॉलीवुड में बेवकूफ नहीं है यार लोग, मतलब लोग समझदार लोग हैं बॉलीवुड में। ऐसा नहीं है कि हर इंसान जो बॉलीवुड में है वो बेवकूफ है और वो सिर्फ पैसों के पीछे पड़ा है और सिर्फ उसको लोग हैं उनकी अपनी अपनी अपने उसूल हैं, अपने विश्वास हैं। और एक ये भी आइडिया ना कि बॉलीवुड में सबका सबके साथ अफेयर चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी इंसान हैं, हम बहुत नॉर्मल लोग हैं, हम भी वही दाल रोटी सब्जी खाते हैं जो बाकी लोग खाते हैं। हमें भी वही चीजें पसंद है, हमें भी वैसे ही प्यार होता है, हमारे भी वैसे ही ब्रेकअप होते हैं जैसे आपके हो रहे हैं। तो ये ना एक पूरा जो माइथोलॉजी और एक मिथ्या खड़ी कर दी गई है ना बॉलीवुड के बारे में, ये मुझे लगता है थोड़ा सा ना हम अपनी कल्पना के साथ भाग रहे हैं, मतलब कुछ और ही नॉवल लिख रहे हैं हम, एक फैंटेसी। तो लॉकडाउन पे आए तो स्वरा इसके बाद क्या करेगी और क्या रेडी है शूट के लिए इस माहौल में जहाँ इतने केसेस बढ़ रहे हैं? करा दो शूट भैया, प्लीज शूट्स वापस शुरू कराओ, मतलब मैं एकदम तैयार हूँ। मैंने तो वर्कआउट करना भी शुरू कर दिया कि चलो भैया काम वापस काम पे जाया जाए। ओके, तो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं आप? जिस तरीके से सेट पे तो बहुत लोग एक साथ काम करते हैं, उसके बिना हो नहीं सकता। अब देखिए, मुझे लगता है कि अब ये कोरोना तो खैर अब वो सरकार बताएगी, ऑब्वियसली जो भी सरकार का निर्णय होगा उसके हिसाब से लॉकडाउन भी खुलेगा और उसके हिसाब से हमारे भी काम वापस शुरू होंगे। पर आई थिंक कि अब अगर कोरोना, मतलब मेरे हिसाब से आई थिंक कि इस मामले में जो स्वास्थ्य के एक्सपर्ट हैं उनकी राय के हिसाब से चलना बेहतर है और ना कि अपनी राय लगा ले। तो अभी तक जो हमें बोला गया है कि ज्यादा घर से बाहर मत निकलो, ग्लव्स पहनो, मास्क पहनो, सुरक्षित रखो अपने आप को, थोड़ी दूरी, सामाजिक दूरियां बनाए रखो, जितना अगर अवश्य नहीं है तो घर पे ही रहो। तो हम लोग अब जूम पे बात कर रहे हैं या बाहर जाते हैं कुछ भी सामान खरीदने तो ग्लव्स और मास्क लगा के जाते हैं या फिर घर में ही रहते हैं। तो वो सब तो हम फॉलो कर ही रहे हैं। बट हाँ, मतलब जरूर मैं चाहती हूँ कि यार ये खत्म हो अभी, प्लीज जाए ये कोरोना, गो कोरोना गो, कोरोना गो। आप क्या करने वाली थी अभी? आप क्या करती अगर लॉकडाउन ना होता? कुछ शूटिंग आपकी पेंडिंग थी या फिर कुछ चल रहा था प्रोजेक्ट्स वाला? मैं एक्चुअली बहुत लकी थी कि मैंने अपना एक शो जस्ट लॉकडाउन के 2 हफ्ते पहले खत्म किया था, उसका शूट, जिसके लिए मैं डबिंग कर पाई फिर। तो अब लॉकडाउन में मैंने उसको कंप्लीट किया है और बाकी जो कुछ नए स्क्रिप्ट्स थे जिसपे हम लोग बातें कर रहे थे तो वो तो सारा पुश हो गया। तो अभी तो फिलहाल किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है कि कब शुरू होगा। क्योंकि आप बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, बस एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, और आप लोगों को आदत होती है लोगों से घिरे होने की, बहुत मेकअप आर्टिस्ट पूरा एक झामताम लेके चलते हैं, और कार्तिक आर्यन ने बहुत अच्छा ट्वीट किया था कि अब उस तरह से लोग आप पे टूट नहीं पड़ेंगे सेल्फी के लिए, फोटोज के लिए, उन सब चीजों को मिस करेंगी आप? नहीं, मुझे लगता है कि लोग एक सोशली डिस्टेंस सेल्फी तो ले ही लेंगे। 2-3 लोग ले चुके हैं मेरे साथ। मुझे तो मास्क के अंदर ही पहचान लिया कुछ लोगों ने। आवाज से मैं खान मार्केट गई थी कल कुछ सामान लाने और 2-3 लोगों ने पहचान लिया मुझे। तो खुद भी मास्क के अंदर ही सेल्फी लेने लगे और दूर से सेल्फी लेने लगे। अब इंसानी कनेक्शन तो खत्म नहीं हो सकता है ना। हमें इस लॉकडाउन में भी जीना तो सीखना पड़ेगा ना। तो बिल्कुल। तो अब जीना इसी का नाम है जी। तो मुंबई जाने का क्या प्लान है स्वरा का, और कब तक अब चीजें ट्रैक पे आने वाली? अभी तो मैं इतनी खुश हूँ दिल्ली में, मतलब मुझे इतना सुकून महसूस कुछ काम कर रही है? मम्मी के साथ कोई हेल्प कर रही है? हाउस हेल्प कुछ? मैं कोई काम नहीं करती, मैं सबसे बेकार बेटी हूँ। और मैं जितना सारा मेरे को थोड़ा बहुत काम करना होता है वो मैं बॉम्बे में करती हूँ, लेकिन दिल्ली में तो आके ऐसी नवाब बनी हूँ मैं कि अहो हाँ, चाय देना, कॉफी देना,
तो और मेरे बेचारे माँ बाप भी, मुझे लगता है क्योंकि मैं रहती नहीं हूँ उनके साथ, तो उन्हें लगता है कि अरे यार आइए घर में, से मत बोलो कुछ। लेकिन मुझे बिल्ली की जो लिटर बॉक्स है जो, वो साफ करना मेरा काम है। ओके, आपने कुत्ते एक बार और बताया था बिल्ली कि का जो की सफाई आपकी का काम मॉम को मेरा। बड़ा अच्छा लगता है जब बेटी का नाम होता है, लोग आते हैं बेटी के साथ फोटो खिंचाने, तो अभी मम्मी किसी को बताई कि स्वरा आई है, फोटो खिंचवाना है क्या? अभी तो किसी को बुला नहीं रही होंगी। अभी अभी किसी को नहीं। अब मेरी मम्मी तो घर से बाहर ही नहीं निकल रही, तो अभी कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वरना मेरी मम्मी बेचारी बहुत स्वीट है यार। वो लोग बोलते हैं ना मैम फोटो, तो मेरी मम्मी बोलती है मैं ले लो। लाइक नहीं मम्मी प्लीज नहीं। तो अब ये अगर इन्होंने सुन लिया इंटरव्यू में तो मुझे झाड़ पड़ेगी। ओके ओके, लेकिन मुझे तो आजकल मैंने एक शुरू किया, मुझे बड़ा मजा आता है मम्मी के साथ ना। मैं मम्मी के इंस्टाग्राम वीडियो बना बना के डालते रहती हूँ। तो ना मुझे बहुत मजा आता है उनको रिकॉर्ड करना। जब वो नहीं, उन्हें पता नहीं हो कुछ भी अपना बोल रही है, मैं रिकॉर्ड करके फिर उनको डालते रहती हूँ और उनको टैग करते रहती हूँ। फिर वो देख के कहती है ये क्यों किया, मुझे क्यों डाला इंस्टाग्राम पे, मेरा कंसेंट नहीं है। माँ बाप को तंग करने से ज्यादा कोई जीवन में सुख नहीं है, ये मैंने पाया है। वो सेम है। मेरा भी सुबह उठने का, मेरे माँ बाप जितने परेशान मेरे साथ रहे शायद ही किसी और के साथ रहे होंगे। तो सुबह उठने का क्या सीन होता है? खाना खा लो, टाइम से सो जाओ, कुछ ऐसा है मम्मी पापा बोल रहे हैं? मेरा तो बहुत ही बुरा हाल है। मैं आजकल सुबह 4 या 5 बजे सोती हूँ और दोपहर में 12 या 1 बजे उठती हूँ। तो ये देख रहे हैं ना आप हमारा इंटरव्यू का टाइम, समझ रहे हैं आप? हाँ। कि ये क्यों है इस टाइम पे। अच्छा। तो मेरा दिन मतलब तैयार वैयार होके मैं 3 बजे तैयार होके आती हूँ। हाँ अब किससे मिलना है, जब तक आधा दिन जा चुका है। तो यहाँ पे तो आपके पास घर भी बड़ा अच्छा है। मैं एक वीडियो में देखी थी, बहुत बड़ा गार्डन है जहाँ पे आप घूम सकती हैं। मुंबई में तो ये सब पॉसिबल नहीं है, हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं। इसलिए तो मैं वापस नहीं जाना चाहती बॉम्बे। अरे कौन छोड़ेगा। और बॉम्बे में तो बारिश भी हो रही है अभी, तो कोई शूट अभी भी तो नहीं चल बहुत रही। बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो गई है पिछले 2-3 और दिन से। मैं अपने कुत्ते बिल्लियों सबको लेके आई थी बॉम्बे से। मतलब पूरा मैं अपना सारी मेरी अमानत जितनी जितनी है वो सब लेके आई हूँ। अपने सारे प्लांट्स मैंने नीचे माली भैया के पास रखवाए, नीचे अरेंज किया, आप पानी देते रहना, ये सब करके आई हूँ मैं। ओके ओके, तो वापस कैसे जाएंगी सर इन सब चीज को लेके? फिर से बाय रोड आप मुंबई आएंगी? बाय रोड अपने जू के साथ मैं बाय रोड जाऊंगी वापस। ओके ओके ओके, सो थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू नीलम जी, ऑलवेज अ प्लेजर चैटिंग विद यू। या सेम है, बाय बाय, टेक केयर।